नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों, कल है वो 7 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं था, तो आज हम 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करेंगे। इसके बाद सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी एनालाइज आएगा। आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। हमने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन मिले हैं हमें पूरे 100 में से मतलब 25 क्वेश्चन हमने कराने की कोशिश की है जीके के, और कुछ है वो इंग्लिश के भी हमने इंक्लूड किए हैं। उसके बाद एनालिसिस देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था आज कि रोहित शर्मा ने है वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वो टोटल कितने मैच खेल चुके हैं। ऑप्शन दिए हुए थे कुछ, तो इसमें से 145 ऑप्शन था, वो एकदम सही था। रोहित शर्मा वो 145 यानी 150 से अधिक मैच खेलने वाले भारतीय बन गए हैं T20 इंटरनेशनल। बात करें रोहित शर्मा के बारे में, तो रोहित शर्मा ने है वो 154 T20 मैच खेले हैं अभी तक, और 146 पारियों में 4035 रन बनाए हैं, और उनका T20 में उच्चतम स्कोर 118 है। शर्मा ने है वो 4 T20 शतक है, 31 T20 अर्धशतक और 17 बार है 30 प्लस और 16 बार 20 प्लस T20 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुजा चौहान, जो है वो जोया फैक्टर के लेखक हैं। और बात करें, ये एक महान लेखिका है, तो द जोया फैक्टर अनुजा चौहान द्वारा लिखी एक उपन्यास है। यह पुस्तक 2008 में हार्पर कोलिग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक जोया सिंह सोलंकी नाम की एक राजपूत महिला के बारे में है, जो एक विज्ञापन एजेंसी में एक कार्यकारी के रूप में काम करती है। जोया को भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसे भाग्यशाली आकर्षण माना जाता है। बात करें इस उपन्यास के बारे में, तो यह द जोया फैक्टर पर सोनम कपूर और दुलकर सलमान अभिनीत एक फिल्म आधारित है। इसके निर्देशक है वो अभिषेक शर्मा ने इस फिल्म को बनाया है, तो इस उपन्यास पे वो फिल्म भी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा करण जौहर। कल इससे ही सिमिलर क्वेश्चन था ये, इसमें ए अनसुटेबल। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर था विक्रम सेठ। कल विक्रम सेठ के बारे में पूछ लिया गया था ए सुटेबल बॉय, और आज पूछा है ए अनसुटेबल बॉय, तो आप ध्यान रखिएगा। तो अनसुटेबल बॉय की बात करें करण जौहर की, तो ये करण जौहर की पुस्तक है, और यह पुस्तक वो करण जौहर के जीवन की कहानी है, और उनके बचपन से शुरू होकर उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डालती है। और पुस्तक में करण जौहर के जीवन के एक पहलू का जिक्र है, चाहे वह उनके पिता के निधन के बाद धर्मा प्रोडक्शन संभालना हो और उनके शाहरुख खान के बीच आई हल्की फुल्की दरार। पुस्तक एक ईमानदार, दिल को छू जाने वाली और करण जौहर के जीवन और बॉलीवुड के कारोबार का व्यक्तिगत विवरण करती है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है उस पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इस स्तूप का निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था। बात करें कब करवाया, तो सम्राट अशोक ने है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, और अशोक ने अपनी धर्मपत्नी महादेवी सत्य कुमारी को निर्माण कार्य सौंपा था। सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो आपसे ये कल पूछा गया था कि सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। और कल दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले शिफ्ट में पूछा गया था कहाँ है, और बाद में पूछा गया किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप इस क्वेश्चन पर दोबारा पढ़ के जाइएगा कि हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो सके। तो ये जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बाहर से नहीं बनेगा। ये आप देख लेंगे अंत समय में, तो ये आपके लिए यही बहुत काफ़ी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितने मीटर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 13 मीटर बाई 10 मीटर, 13 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी। और बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो लंबाई की बात तो हमने कर ली है। और मैदान को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा को सेंटर लाइन कहते हैं। महिलाओं के लिए कबड्डी का मैदान है वो 12 मीटर इंटू 8 मीटर चौड़ा होता है, और कबड्डी का मैदान एक आयताकार क्षेत्र का होता है। मैदान के दोनों ओर 1 मीटर चौड़ी पट्टी होती है। तो पुरुषों का मैदान है कबड्डी का वो इतना होता है, और महिलाओं का वो इतना होता है। तो 13 मीटर बाई 10 मीटर पुरुषों का, 12 मीटर बाई 10 मीटर है वो महिलाओं का। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने है वो दांडी यात्रा के उपरांत में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
बात करें इसके बारे में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 6 अप्रैल 1930 को है वो समाप्त हुआ था। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी थी और राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था जो कि 1934 तक जारी रहा था। गांधी जी ने यह आंदोलन तब शुरू किया था जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रश्न में कन्फ्यूजन थी कि उसमें दिया हुआ था कुछ कि उनके मध्य क्या क्या है, तो महासागर प्रशांत महासागर है और पनामा का जल डमरू भी उन्हीं के मध्य है, वो अलग करता है उनको। तो इनके बारे में कंप्लीट बात करें, कुछ हमसे कन्फ्यूजन ना हो, कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में वो प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर से लेकर आर्कटिक महासागर तक फैला है। यह पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों और पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के बीच स्थित है। और उसकी उत्तरी अमेरिका की सीमा है वो उत्तर के आर्कटिक महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन सागर और पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती हैं। तो पनामा का स्थल जल डमरू है वो दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है और यह उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। यह सबसे संकरे बिंदु पर 30 मीटर चौड़ा है। तो आपसे ये कल पूछा गया था, तो लगता है मुझे यही पूछा गया है कि पनामा का स्थल जल डमरू है वो दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। आपको हो सकता है इसमें मैंने जो बताया है उसमें आप कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आएगा सर ने क्या होता है, तो आप है वो इस मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रशांत महासागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये भूमध्य रेखा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहाँ कौन सा जगह स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले जनजातीय खेल की शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो इसका सही उत्तर होगा कि 9 से 12 जून 2023 में। ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें इसके बारे में तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो 12 जून 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कहाँ का आयोजित किया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और छत्तीसगढ़ और झारखंड की महिला फुटबॉल टीमों के बीच खेले गए फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को ट्राई ब्रेकर में 2-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक संयुक्त प्रकाश था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका आयोजन कौन से राज्य में हुआ, तो उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था, तो 12 जून 2023 को इसका पहला संस्करण हुआ था। जीता कौन था, तो छत्तीसगढ़ की टीम जीती थी और हारी कौन थी, झारखंड की टीम। तो आपसे ये जो भी पॉइंट बने हैं वो आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया था CMTS में। तो इसका सही उत्तर होगा कि राजा राममोहन राय ने वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने वो 20 अगस्त 1928 को कलकत्ता के द्वारकानाथ टैगोर और अन्य लोगों के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी डेट पूछेगा तो ये हो गई कहाँ, तो कलकत्ता में। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य है वो विभिन्न धार्मिक विश्वासों वाले लोगों को एकजुट करना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य है वो शाश्वत भगवान की पूजा करना था। यानी कि जो बीच में जो पंडित होते हैं उनका बीच में, जैसे जो पंडित बनते हैं ना, डाकिए पोस्टमैन बनते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन होता है और होता है, वो उनसे नहीं, सीधा शास्त्र सीधा भगवान को पूजो। कुछ भी वो करना है तो सीधा भगवान को पूजो। तो बीच में ये होते हैं ना उन पोस्टमैन मान लो आप, मैं तो पोस्टमैन ही कहूँगा उनको, तो उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, उस भगवान को सीधा पूजो आप। और यह पुरोहित कर्मकांड और बलिदानों के विरुद्ध था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने का केंद्रित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से 2023 में किसको संगीत अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाया कि किसे मिला है। हमने है वो जिन को वो पुरस्कार मिला है उनकी बात हमने की है। तो दोस्तों ये जब मैं बात करूँगा आपसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये बताऊंगा तो आपको कम से कम 5 मिनट वैसे चल जाएगा। तो एक तो ये है और थोड़ा आगे और है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और अगला ये है कि इनकी बात कर लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी में 2023 में पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए थे। डॉक्टर ममता चंद्राकार,
जो कि लोक गायिका हैं, मित्रदेव महंत, सुब्बैया नायडू, सैमुअल साहू, स्थानम नरसिम्हा राव, तो इनको है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से मिला है। और भी है जो कि ये हैं, तो इनको मिला है कुल मिलाकर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। अगला है ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो बात करें ड्री उत्सव की, तो ड्री उत्सव है एक फसल कटाई का त्यौहार है उस समय मनाया जाता है। और यह है अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इस त्यौहार को बलिदान और प्रार्थनाओं द्वारा चिन्हित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गजलों के राजा किसे कहते हैं, तो जगजीत सिंह को है वो गजलों के राजा कहते हैं। और इनके बारे में एसएससी बहुत बार प्रश्न पूछती है, जो पिछली बार एसएससी MTS इस बार तो नहीं पूछा गया अभी तक, तो लेकिन आज पूछ लिया गया, तो हो सकता आगे पूछें। पिछली बार जब मई में एग्जाम हुआ था 23 में एसएससी MTS का, तो उस समय इससे कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन जगजीत सिंह का, कि उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, उनका संबंध किससे है, और ऐसा कुछ पूछा गया था। तो इनसे जो भी अवार्ड है उनके बारे में बात करें, तो 1988 में वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। 2012 में राजस्थान सरकार द्वारा मरणोपरांत राजस्थान रत्न दिया गया था। 2002 और 2005 में इंडियन टेली अवार्ड्स दिया गया था। 1998 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान दिया गया था। 2005 में वो दिल्ली सरकार द्वारा गालिब अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के गंगानगर जिले से था। और भारत सरकार ने 2014 में जगजीत सिंह के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किनके नाम पर है निम्न में से कि डाक टिकट जारी किया हुआ है, तो जगजीत सिंह के नाम पे 2014 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा में सबसे प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है, तो इसके बारे में जानें। तो अमीबा है वो एक एकल कोशिका वाला प्रोसिस्ट है। अमीबा की कोशिका झिल्ली वो छिद्रित होती है और उनमें कोशिकांग और कोशिका द्रव्य होते हैं। अमीबा में एक केंद्रीय दानादार द्रव्यमान होता है और एंडोप्लाज्म कहा जाता है जिसे, और एक हल्की बाहरी परत जिसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आपको ही। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सा भारत का पश्चिम तट का बंदरगाह है। तो पश्चिम तट के जितने बंदरगाह उनके बारे में बात करें तो कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और न्यावासोवा जो कि जवाहरलाल नेहरू मुंबई में है, मारना गोवा ये भी गोवा में है, और न्यू मंगलोर ये कर्नाटक में है, कोच्चि ये केरल में है। तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं प्रमुख। और इनके बारे में बात करें तो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आप समझना चाहें कि पश्चिमी तट के बंदरगाह तो ये हैं जितने भी हैं, और पूर्वी तट के बंदरगाह ये हैं। तो आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं कि पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं। तो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, एनोर बंदरगाह, चेन्नई, तुतीकोरी, और ये कुछ हैं पूर्वी हैं, और ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। तो आप आवश्यकता आपसे पूछा आगे तो याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जानकी प्रसाद है वो संगीत के किस घराने से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो बनारस घराने से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानसून किस महीने में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि मानसून है वो जून जुलाई के महीने में आता है। और कहाँ से आता है तो बात करें इनके बारे में तो भारत में है वो मानसून आमतौर पर जून की शुरुआत में आता है। और मानसून क्या होती है वो जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच में होती है। मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पहुँच जाता है। तो पश्चिम भाग में कहाँ पे केरल में सबसे पहले बरसात होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पशुपतिनाथ मंदिर किस जगह स्थापित है। तो पशुपतिनाथ है वो नेपाल की राजधानी जो कि काठमांडू है, वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका मेथड किसे कहते हैं। तो इनके मेथड के बारे में बात करें तो इस विधि में है वो एक वर्ष में विभिन्न स्रोतों से आप आय को जोड़ा जाता है, और जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और मुनाफा शामिल है। इनकम मेथड है वो इसका उपयोग है वो निवेशकों की संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने में भी किया जाता है। भारत में है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए नोडल एजेंसी है। तो
ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नृत्य का एक ऐसा रूप जिसमें कोमल और मधुर भावों तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लास्य कहते हैं। बात करें लास्य के बारे में, तो लास्य में कोमल और भंगिमाओं के द्वारा मधुर भावों का प्रदर्शन होता है। इसमें गायन और वादन दोनों का योग होता है। लास्य का आरंभ है वो देवी पार्वती से माना जाता है और तांडव नृत्य में संपूर्ण खगोलीय रचना एवं इसके विनाश की एक लयबद्ध कथा को नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। एक स्टूडेंट ने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन था कि कोमल और भंगिमाओं के द्वारा मधुर प्रभावों का प्रदर्शन होता है, वह कौन सा नृत्य, उसे नृत्य क्या कहते हैं? तो उसका लास्य कहते हैं। तो ये क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन पूरा पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन था तो इसी से कुछ ऐसा कुछ था। अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी ने है वो किसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था कभी भी? तो ऑप्शन था कि नशीले पदार्थ जो भी थे उनके सेवन पे गांधी जी ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा था। उनके बारे में बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी ने वो अमेरिका सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। वह अमेरिका को एक विचित्र देश मानते थे जो कि भौतिकवाद से घिरा हुआ है और डॉलर के अलावा कोई और भाषा नहीं समझता है। तो यानी कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। और गांधी जी ने है वो अंग्रेजी रिवाजों का भी अनुभव किया था, जैसे नृत्य कक्षाओं में जाना। हालांकि वह अपनी मकान मालकिन द्वारा मांस और पत्ता गोभी को पचा नहीं सके, उन्होंने कुछ शाकाहारी भोजनालयों की ओर इशारा किया था। तो वो खुद ये इनका सेवन किया था, लेकिन वो नहीं मानते थे कि ये चीज़ अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका भित्ति की मजबूत और कठोरता किसके कारण होती है? तो ऑप्शन में आपको सेलुलोज दिया हुआ था, तो इसका सेलुलोज उत्तर होगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज की वजह से है वो मजबूत और कठोर होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नास्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कि राजेश नाम्बियार, जो कि नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। और बात करें नास्कॉम क्या है, तो आईटी उद्योग जगत की शीर्ष संस्था नास्कॉम, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसे नास्कॉम कहते हैं, ने कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजेश नाबियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। 2021 के बाद में यही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी 3 गवर्नमेंट हैं? तो गवर्नमेंट के स्तर पूछे थे कि 3 गवर्नमेंट है वो कौन से स्तर पर काम करती है। तो भारत में वो सरकार की वो 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। बात करें काम कैसे करती हैं, तो संघ और हर एक राज्य सरकार 3 अंगों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये भी 3 स्तरों पे काम करती है। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोशन कुमारी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो कथक से है, और कथक के भी जयपुर घराने से संबंधित है ये हैं। और ये एक महान नृत्यांगना थी। और रोशन कुमारी ने कथक को बढ़ावा देने वाली अकादमी नृत्य कला केंद्र मुंबई की स्थापना भी की थी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि सिनोनिम ऑफ ऑब्वियस से, ऑब्वियस होता है कि जो श्योर हो, क्लियर हो, जो बातें ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कुछ कहते हैं ना हम लोग। तो इसका सिनोनिम होगा कि एप्रेंट, क्लियर, डिसाइनेंट, एविडेंट, मैनिफेस्ट, पेटेंट, प्लेन, ये कुछ इसके हैं सिनोनिम होंगे। एक क्वेश्चन था कि मिस स्पेल्ट ऑफ बिहेवियर, तो बिहेवियर का सही मीनिंग बताना था आपको। एक था कि आइडम ऑफ इन द क्लाउड मून, तो क्लाउड मून का आइडम पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कि यू आर ओवर जॉयड अबाउट समथिंग, जो जिसकी ज़्यादा आपको खुशी हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो। अगला है कि एंटोनिम ऑफ कैनिबल, यानी कि जो मांस खाता है उसे कैनिबल कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। इसका एंटोनिम होगा कि वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, हेर्बोवर प्लांट ईटिंग एनिमल। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात करें इस जलप्रपात के बारे में कि ये कितना ऊंचा है और कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुचिकल है, जो कि कर्नाटक के शिमोग जिले में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आगे कि ये कौन से जिले में स्थित है, तो कर्नाटक में है। तो इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह है 455 मीटर ऊंचा, यानी कि 1493 फीट ऊंचा है। और यह एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात है वो वराही नदी द्वारा बनाया गया है, और स्थानीय लोग इसे कुचिकल अम्बे के नाम से भी जानते हैं।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि 2 नंबर पे है वो है बहेरी पानी जलप्रपात है, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। और यह है कितना ऊंचा है? 399 मीटर यानी कि 1309 फीट ऊंचा है। बात करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो 2004 में 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल कौन जो थे उनका निधन हाल ही में 2022 में हो गया। वो कौन थे? तो उनका नाम था सैयद शिवते रजी, जो कि झारखंड के राज्यपाल थे। उनका निधन 2022 में हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शहरी रोजगार योजना है वो किस वर्ष आया था? तो शहरी रोजगार योजना है वो 2006 में आया था। बात करें इसके बारे में, तो मनरेगा को है वो 1991 में प्रस्तावित किया गया था और वह 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था। इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किया जाता है और इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम राज्य में। ये SSC MTS है या SSC जो भी SSC एग्जाम होता है ये कॉमन क्वेश्चन है। ये तो 2-4 शब्द छोड़ के दोबारा प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो आप ये जो नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट वो पढ़ के जाइएगा जरूर। तो काजीरंगा के बारे में बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है और ये है असम के 2 जिलों में स्थित है, गोलाघाट और नांगाव। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो 378 किलोमीटर स्क्वायर यानी 146 वर्ग मील को कवर करता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक विश्व धरोहर स्थल है और यह टाइगर रिजर्व है। इसमें हाथी, जंगली भैंसे, दलदली हिरण आदि जैसे जानवर हैं। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। बात करें इस नेशनल पार्क की, तो यह नेशनल पार्क फेमस क्यों है? तो यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाले गैंडे की आबादी है वो पूरी दुनिया का जितने गैंडे हैं एक सींग वाले उनकी लगभग 2/3 आबादी है वो अकेले इस काजीरंगा में स्थित है। तो काजीरंगा क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्यपाल का पद है वो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल है उसका अनुच्छेद 152 से 162 के बीच में संबंध है और भाग 6 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल है वो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ आधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल राज्यों के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वे राज्य की कार्यपालिका शक्ति रखते हैं और इनका प्रयोग है वो अनुच्छेद 163 के द्वारा करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि मुमताज़ खान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम है उनकी ये खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। तो इनका संबंध किससे है? तो महिला हॉकी टीम से। और बात करें इनके बारे में तो मुमताज़ खान ने है वो 2003 महिला 2023 है वो 2023 महिला जूनियर एशिया कप जीतने में टीम की मदद की थी। और मुमताज़ खान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो कि FIH है की राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया है इस वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार। और बात करें इसके बारे में तो 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका घनत्व है वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका घनत्व वो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के सभी राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है सबसे अधिक और सबसे कम है वो अंडमान निकोबार। अगला है कि नेशनल इनकम वो कैसे निकल जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा NI या नेशनल इनकम बराबर रेंट प्लस वेगस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो ये नेशनल इनकम होगी। दूसरे शब्दों में समझे तो राष्ट्रीय आय का सूत्र होगा कि GNI बराबर GDP प्लस EXFS माइनस IMMS, जहाँ GNI बराबर सकल राष्ट्रीय आय
जीडीपी का समझ सकते हैं आपकी सकल घरेलू उत्पादन। और EXFS का मतलब होता है कि विदेशों से आने वाली धनराशि, और IMMS का मतलब विदेशों को जाने वाली धनराशि। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सकमेंस चैंपियनशिप 2023 किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि तमिलनाडु के चेन्नई में उसकी संपन्न हुआ था इसकी चैंपियनशिप। बात करें इसके बारे में तो 2023 में वो चौथा सकमेंस विश्व कप चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। यह चैंपियनशिप 13 से 17 जून तक एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में आयोजित की गई थी। 8 देशों ने टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिसमें भारत, हांगकांग, जापान, मलेशिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया शामिल है। फाइनल में मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार कितने वर्षों के बच्चों के लिए है? तो इसका उत्तर होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार, शिक्षा मौलिक अधिकार विशेष रूप से मिला हुआ है, जो कि जिसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। और बात करें इसके बारे में तो संविधान के क्षण संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया गया था, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हर साल मार्च के दिन में चापचरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मार्च में है वो मिजोरम में है वो चापचरकूट त्यौहार मनाते हैं। बात करें इस त्यौहार के बारे में, चापचरकूट सभी मिजोरम गाँव में मनाया जाता है। विदेशी और घरेलू पर्यटक इस उत्सव को पूरे मिजोरम राज्य में देख सकते हैं। इस त्यौहार के दिन मिजोरम में राजकीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो है भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी बात करें इनके बारे में तो रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया था और मद्रास, जो आप चेन्नई कहते हैं, कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। और वह एक थियोसॉफिकल भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। बात करें अगले क्वेश्चन की आज की, तो मन्ना डे का संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध है वो भारतीय पार्श्व गायक की थे ये महान। और बात करें मन्ना डे के बारे में तो मन्ना डे एक भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों के लिए 3500 से अधिक गाने गाए थे। उनका जन्म वो 1 मई 1920 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका असली नाम है वो प्रमोद चंद्र डे था। 1942 में मन्ना डे ने फिल्म तमन्ना से अपने करियर की शुरुआत की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दुनिया का सबसे ऊंची नौगाम झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा टिटिकाका झील है, जो कि पेरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले संगीतकार है वो मधुरे सन्मुखवदीव सुब्बलक्ष्मी है, उन्हें पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था और उन्हें वो 1998 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक एज अगेंस्ट ओड के लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका है वो है सानिया मिर्जा। तो दोस्तों आप है जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी जो पुस्तक लिखी हुई है उनको जरूर याद करके जाइएगा। तो उनकी वहाँ से पर्सन बन रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, तो आप जरूर याद करके जाइएगा स्पोर्ट्स पर्सन वाली। अगला क्वेश्चन है कि राठवानी घर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा कौन से अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो यह है होली पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक वो है APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्म्स यानी हथियार एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1878 में। तो कब हुआ था? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो लॉर्ड लिटन ने है वो 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया था, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक अपराध था और यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं होता था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में लागू की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1999 में। और एक क्वेश्चन था कि अमनप्रीत सिंह को कौन सी कैटेगरी, अमनप्रीत सिंह जो खिलाड़ी है निशानेबाजी के, वो कौन सी कैटेगरी में वो गोल्ड मेडल लाए हैं, तो वह 25 मीटर निशानेबाजी स्पर्धा में है वो गोल्ड मेडल लाए हैं। अब बात करें इंग्लिश की कुछ क्वेश्चन की, तो इंग्लिश में पहले बात करते हैं वन वर्ड की। तो एक पर्सन है, ए पर्सन है वो किंग और क्वीन है, जो ऐसा व्यक्ति जो किंग या क्वीन जो कि सत्ता पर बैठा व्यक्ति होता है उसे मारता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेजिसाइड, यानी राजा की हत्या करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज नीड, एक व्यक्ति जो गरीब और उनकी आवश्यकताओं की हेल्प, गरीबों की और उनकी आवश्यकताओं की मदद करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फिलोएंथ्रोपिस्ट। अगला क्वेश्चन था कि आइटम फ्रेज से कि द वॉल द 9 यार्ड का आइटम दाना था, तो इसका सही उत्तर होगा कि टू डू समथिंग टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आइटम फ्रेज से कि आइटम ऑफ हॉट वाटर, तो इसका सही उत्तर होगा कि टू बी इन और गेट इन टू ए टिपिकल सिचुएशन इन विच यू आर द देयर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनियम से कि सिनोनियम ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का सिनोनियम क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा सोरो, पेन और हार्ट टची, यानी दर्द भरा। ग्रीफ होता है दर्द भरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1878 में पारित हुआ था। इसके बारे में बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था, जो उस समय के भारतीय वायसराय थे। अधिनियम का उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना। यह अधिनियम अंग्रेजों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को द गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को सीमित करना था, विशेष रूप से दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1877-1880 के संबंध में। इसका जो अधिनियम है वो निरस्त किया था वो था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु अधिनियम 2023 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा तमिल भाषा। इसको अनिवार्य कर दिया है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो 2023 में है वो तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने एक कानून में संशोधन किया था, जिसमें राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए तमिल भाषा के पेपर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो गया है। और यह संशोधन 1 दिसंबर 2021 से पूर्वव्यापी प्रारंभ में से लागू हुआ। तमिलनाडु आधिकारिक भाषा अधिनियम 1956 ने तमिल को तमिलनाडु राज्य में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की गई जाने वाली भाषा के रूप में अपनाया था। यह अधिनियम 27 दिसंबर 1956 को पारित हुआ था और 23 जनवरी 1957 को तमिलनाडु सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो ये था तमिल भाषा के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसुंग नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम और मिजोरम का ये प्रमुख नृत्य है। और कुछ राज्यों के नृत्यों के बारे में बात करें, जैसे इन राज्यों के बारे में पूछते हैं, तो आंध्र प्रदेश का एक कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश का कथक, असम का सत्तरिया, राजस्थान का घूमर है, गुजरात का गरबा है, जम्मू कश्मीर का रऊफ है और बिहार का विदेशिया है। और बात करें उत्तराखंड की, तो मैं बताने बैठूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे देश की धरती सोना उगले संगीत किस गायक ने गाया था, तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र कपूर ने। और महेंद्र बात करें इसके बारे में तो मेरे देश की धरती सोना उगले गीत को महेंद्र कपूर ने गाया था। यह गीत 1967 में आई फिल्म उपकार के लिए बनाया गया था। फिल्म के गीतकार गुलशन बाबर थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। और मेरे देश के धरती सोना उगले एक देशभक्ति गीत है। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि विंटर गेम्स की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1924 में। बात करें इसके बारे में तो ओलंपिक खेल है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल है इसमें। तो 1921 में वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वो 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में होने वाले शीतकालीन खेल सप्ताह को मान्यता दी थी। तो मान्यता कब मिली, 1921 को प्रारंभ कब हुई, तो 1924 में।
यह आयोजक एक बड़ी सफलता के रूप में उभरा जिसमें 10,004 भुगतान हुए थे। इन दोनों में कन्फ्यूज है कि दोनों पूछ लिए गए थे या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताइए कि दोनों पूछे गए थे या फिर एक पूछा गया था, ये और ये तो पूछा गया था, एक लड़के ने बताया ये तो पूछा गया था, ऊपर वाले का मुझे लगता है पूछा गया होगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2020 में। और कंप्लीट बात करें इसके बारे में तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3 संस्करण है वो कश्मीर के लेह, लद्दाख और गुलमर्ग में आयोजित किए थे। 2020 और 21 में संस्करणों में जम्मू कश्मीर ही पदक तालिका में सिर्फ शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन है जी खुदाई खिदमतकार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में बात करें आंदोलन के बारे में तो खान अब्दुल गफ्फार ने वो 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। यह आंदोलन गांधी जी की अहिंसक आंदोलन से प्रेरित था और खुदाई खिदमतगार आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ था। यह पश्तून स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ है कि भगवान की सेवा करना। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऋण है वो किस आधार पर देती है? तो बैंक है वो कई आधार पर ऋण देती है, जैसे क्रेडिट स्कोर, आयु, आय, व्यवसाय, नियोक्ता की प्रोफाइल आदि। और बैंक आमतौर पर कम सिबिल स्कोर वाले आवेदकों से ब्याज दर वसूलते हैं, अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। उनका क्रेडिट स्कोर कम हो उन्हें अधिक ब्याज दर लेते हैं। और जिन आवेदकों का सिबिल स्कोर है वो 750 और उससे अधिक होता है, उनकी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के मंजूर होने की संभावना अधिक होती है और उन्हें कम ब्याज दर पर भी पर्सनल लोन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018-19 में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। और केरल है वो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबर का लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। और केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं जैसे कोट्टयम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पे रबर उत्पादन होता है। केरल में रबर के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी और उष्णकटिबंधीय जलवायु है। किसानों को सड़कों पर रबर के पेड़ उगाना आसान लगता है। और भारत रबर उत्पादन में दुनिया का 30रा सबसे बड़ा देश है। भारत में रबर का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले एशियाई गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1951 में नई दिल्ली में हुए थे पहले एशियाई गेम्स। तो पहला एशियाई गेम है वो 1951 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुए थे। और इन्हीं खेलों को दिल्ली गेम्स के नाम से भी जानते हैं। और 11 एशियाई देशों ने भाग लिया था और विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में योगदान दिया था। भारत ने वो 1982 में फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कथाकार। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है कथाकार। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। और कथक नृत्य में कोमल किंतु तीक्ष्ण शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वर्णन करने की कला होती है। इसके साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र तबला या पखावाज होता है। कथक एक बहुत प्राचीन शैली है जिसका महाभारत में भी कथक का वर्णन मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम सेठ। ये दूसरे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी सेकंड जो शिफ्ट था आज का उसमें पूछा गया था। तो ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। और इस सेठ एक भारतीय उपन्यास और कवि है। वह अपने उपन्यास द गोल्डन गेट जो कि 1986 में आया था और द सुटेबल बॉय जो कि 1993 में आया था उसके लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में है वो भारत के बाद किस देश का स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा कि इसके बारे में जानने की सूचकांक क्या है और कौन कौन से देश है वो अपने पीछे हैं, कौन कौन से देश आगे हैं हमसे। तो संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि UNDP द्वारा जारी 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 70। और भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका वो 73 नंबर पर है, चीन वो 79 नंबर पर है,
बांग्लादेश 129 पर है और भूटान 27 पर है और भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। और मानव विकास के सूचकांक में नॉर्वे का सर्वोच्च स्कोर है और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है इसके बाद में। तो दोस्तों पाकिस्तान है, उसका स्थान है वो उसका उत्तर था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान शायद उसका उत्तर था ऑप्शन में, तो पाकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में ये दिया हुआ है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है कि रानी मछैया को पद्मश्री अवार्ड है वो किस वर्ष मिला था? तो इन्हें है वो 2023 में है वो पद्मश्री अवार्ड मिला था। और बात करें इनके किससे संबंधित थी, तो उम्मटहट लोक नर्तक मछैया ने कहा कि वह पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर रही थी और उन्होंने पुरस्कार के लिए चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। और पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे और हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2023 में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा एसेट होता है जो कोई लेंडर या ऋणदाता किसी लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन था कि भूमध्य सागर में कौन सा सागर आकर जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। बात करें इसके बारे में तो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जल डमरू मध्य पानी का एक संकीर्ण चैनल है जो कि 2 भूभागों में बीच में स्थित है और 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। भूमध्य सागर है वो भूमध्य सागरीय बेसिन से घिरा हुआ होता है और यह लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। यह उत्तर में दक्षिणी यूरोप में अनातोलिया, दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका और पूर्व में पश्चिम एशिया में लेवंत द्वारा घिरा हुआ है। आप इसको है वो इसे मैप के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे ब्लैक सी यानी काला सागर है, रेड सागर है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये मेडिटेरियन सी है। तो ये आप मैप के आप साथ साथ समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोलन है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चोलन है वो मणिपुर का राज्य है नृत्य है। और इसके बारे में मणिपुर के लोक नृत्य के बारे में और बात करें तो लाई राउबा, थाबल चोगबा, के चोगबा, मायाबी, चिखोरेल, खम्बा, थोइबी, थांगबा व थांग नृत्य ये मणिपुर के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति यारा जी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध उत्तर है एथलीट से। तो बात करें ज्योति यारा जी के बारे में तो ज्योति यारा जी भारतीय एक एथलीट है जो कि 100 मीटर बाधा दौड़ में प्रतिस्पर्धा करती है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं जिसमें 2022 के राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक और थाईलैंड में 25वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यारा जी ने है वो 100 मीटर बाधा दौड़ में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं जिसमें 12.82 सेकंड का समय और 13.23 सेकंड का समय शामिल है। उन्होंने 2022 के राष्ट्रीय खेलों में 12.79 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता था और लेकिन इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया क्योंकि दौड़ के दौरान 2.5 मीटर प्रति सेकंड की हवा भी शामिल थी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कल बाइसा की हवाएं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान उपस्थित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पूछा गया था कि मिस स्पेल्ट ऑफ एक्सीलेड का मिस स्पेल्ट पूछा था और मिस स्पेल्ट ऑफ कॉन्फेस का पूछा था मिस स्पेल्ट। एक आइटम पूछा था कि आइटम ऑफ एग ऑन द फेस, तो चेहरे पे अंडा होना। तो इसका सही उत्तर होगा टू लुक फुलिश और टू बी एम्ब्रेस्ड, तो मूर्ख दिखना। अगला क्वेश्चन है कि आइटम ऑफ बाइट द डस्ट, तो डस्ट यानी धूल मिट्टी का डस्ट पार्टिकल्स को खाना। तो टू डाई या मर जाना या टू एंड इन फेलियर, तो या समाप्त हो जाना कोई चीज़। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ होप यानी आशा का एंटोनियम क्या होगा? तो सॉरी सिनोनिम पूछा था, तो आशा का है वो ट्रस्ट यानी विश्वास, फेथ और क्रेडेंस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड कि ए रिलीजियस रेस्क्यूल्स, तो इसका सही उत्तर होगा कि हर्मिट। तो दोस्तों ये था आज के हमारे 3rd शिफ्ट का वीडियो और आज के सभी शिफ्टों के एनालिसिस हमने करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको एसएससी एमटीएस के जो 2023 के जो भी क्वेश्चन आए थे, तो उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लगभग हमने 1800 प्लस प्रश्न है उनका पीडीएफ बनाया है, जो कि हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 10 से 15% आपको वहाँ से बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।